हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ये आपके ज्योग्राफी पार्ट ए का चैप्टर 7 है, ह्यूमन ऑक्यूपेशन और उनके मेजर टाइप्स। तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन ह्यूमन करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैन्स ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस। जो मैन है ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो मैन है उसका एक सेंट्रल प्लेस है, यानी कि जो मेन केंद्र जो है वो मैन है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। मैन इज एन एक्टिव क्रिएचर, और जो मैन है वो एक एक्टिव क्रिएचर है एंड प्रैक्टिस मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टू फुलफिल हिज नीड्स। और वो कई प्रकार के काम करता है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। द ह्यूमन एक्टिविटीज विच ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? द ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हो गया। मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। और जो इंसान है उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होना, बाय फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट से। ड्यू टू वेराइंग फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट होते हैं। तो इस वजह से जो मैन है डज डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो इंसान है या वो अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, मैन इज़ इन्वॉल्व इन फूड गैदरिंग। अगर मान लीजिए जो इंसान है वो फूड गैदरिंग करता है, हंटिंग एंड लम्बरिंग इन द फॉरेस्ट के अंदर ये फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड लम्बरिंग करता है। एंड रेयरिंग एनिमल्स, फार्मिंग इन फर्टाइल प्लेन के अंदर ये जानवरों को पालता है या फार्मिंग करता है। फिशिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, फिशिंग या मिनरल्स को निकालता है, ये ओशियंस के अंदर आ जाएगा, जहाँ ओशियन रीजन है वहाँ पर। बिसाइड दिस, इसके अलावा इन फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन है, ही इज़ एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रहता है या एंगेज रहता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स, इनके अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस टू अर्न लिवलीहुड आर नोन एज ऑक्यूपेशन। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उसका मेन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? जिससे कि हम पैसा कमा सकें, अर्न लिवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए अर्न कर सकें, और उसी को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन हो गई आपकी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड टू अर्न लिवलीहुड आर नोन एज ऑक्यूपेशन। डेवलपमेंट एंड चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन। डेवलपमेंट मीन्स विकास, एंड चेंजिंग नेचर बदलता हुआ नेचर ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का बदलता हुआ नेचर और विकास, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। क्या डेवलपमेंट हुए या क्या चेंजेस आए ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर। तो इसमें बताया कि जैसे प्रिमिटिव मैन था, वो क्या काम करता था, वो उस टाइम उसके पास कुछ था नहीं, जानता नहीं था, तो वो वाइल्ड एनिमल्स का हंट करता था, वाइल्ड एनिमल्स को मारता था, या फूड से फॉरेस्ट से कलेक्ट करता था प्रोडक्ट, जिससे कि वो अपना पेट भर सके। बैली मतलब होता है पेट, तो अपने पेट को भरने के लिए या तो वो हंट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मारता था या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा किया करता था। मैन वॉज टॉलर, ही हैज़ ऑलवेज बीन अनसर्टेनिटी। स्ट्रॉलर मीन्स होता है घुमक्कड़, क्योंकि उस वक्त वो घूमने फिरने वाला था और उसको एक जगह रहता नहीं था, तो उस समय जो मैन था वो स्ट्रॉलर था या घुमक्कड़ था। देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनसर्टेनिटी, और हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती थी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। इन प्रोड्यूसिंग फूड,
सॉरी प्रिक्योरिंग फूड, खाने से रिलेटेड उसको हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती थी, कभी उसने शिकार कर लिया कभी नहीं कर पाया, तो वो हमेशा खाने की तलाश में घूमता रहता था। ग्रेजुअली ड्यू टू हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगा, मानसिक विकास होने लगा। ही डोमेस्टिकेट यूजफुल एनिमल्स, उसने क्या करा कि वो यूजफुल एनिमल्स ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया है, पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है पालना। मैन स्टार्टेड एनिमल्स रियरिंग इन ग्रुप्स, और जो मैन थे, इंसान ने क्या करा कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया ग्रुप्स के अंदर, फॉर फॉर्डर नीड्स, और चारे की तलाश में। फॉर्डर नीड मतलब होता है चारा। फॉर्डर नीड्स ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है कि अपने जानवरों के साथ, अपने जानवरों को खाना खिलाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, उसको ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। यानी अपने जानवरों के साथ उनको चारा चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जैसे विंटर सीजन में अगर वो माउंटेन एरियाज के अंदर रहता है तो उसको फुटहिल पर आना पड़ता है अपने जानवरों के साथ। ऐसे ही जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो वो वापस से माउंटेन रीजन्स में चला जाता है, तो उसको ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स व मैड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो एनिमल प्रोडक्ट से पूरी हो जाती थी उनकी। एग्रीकल्चर इंस्पायर्ड मैन फॉर सेटल्ड लाइफ, और एग्रीकल्चर ने इंसानों को इंस्पायर किया कि वो सेटल्ड लाइफ को जिए। मैन स्टार्टेड लिविंग एट अ प्लेस, और जो इंसान था उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के बाद, और धीरे धीरे उसने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो स्टार्टेड, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट हो गई फर्टाइल एलुवियल प्लेन पर। एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप इन दीज रिवर्स, और एंशियंट सिविलाइजेशन जितनी भी आपने पढ़ी हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या हुआंग हो, वैली सिविलाइजेशन चाइना की, नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट के अंदर है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बिटवीन यूरिफेट्स एंड टिग्रीज रिवर्स के। तो ये सारी जो सिविलाइजेशन है वो नदी के आसपास फ्लोरिश हुई, ये क्योंकि जो नदी के आसपास वाला एरिया है वो फर्टाइल एरिया है, एलिवल सॉइल वहाँ पाई जाती है और आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये सारी जो सिविलाइजेशंस हैं मोस्टली नदी के आसपास वाले एरियाज के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन मोमेंटम, अब क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको मोमेंटम मिल गया ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, अलॉन्ग with discoveries, explorations and technological advancement। और during Renaissance period के दौरान डिस्कवरीज या एक्सप्लोरेशन होने लगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, एक्सपेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई इन 18th सेंचुरी। और ये कब फैली थी? ड्यूरिंग 18th सेंचुरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल की डिस्कवरी होगी, फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जो हम जलाने के लिए फ्यूल, जो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं फॉसिल्स फ्यूल, उनको कहा जाता है ऐसे फॉसिल्स जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोल वगैरह है। ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। पीपल केम फॉरवर्ड फॉर सर्विसेज, और जो लोग थे वो सर्विसेज सेक्टर में आने लगे, सर्विसेज के लिए सर्विस सेक्टर्स में आने लगे, बढ़ने लगे। एज अर्बनाइजेशन इंक्रीज, और इससे क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन बढ़ गया। इन दिस वे, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन ऑक्यूपेशन, कि लगातार धीरे धीरे जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगा, ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर डेवलपमेंट होने लगा ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर। दिस ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड, और ये जो ऑर्डर था डेवलपमेंट का कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस, उसको फॉलोइंग स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जिसको सिस्टमेटिक सीरीज वाइज को अरेंज किया जाता है, तो उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला आता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान
जो इंसान था, जो इंसान उस टाइम जो इंसान था उस वक्त वो हंट करता था वाइल्ड एनिमल का, और जो रूट्स वेजिटेबल या फ्रूट्स थे उनको कलेक्ट किया करता था फॉरेस्ट से। तो ये उस समय का, कब का है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है कि वो हंटिंग का काम करता था और फूड कलेक्ट करने का काम करता था फॉरेस्ट से। पॉपुलेशन वॉज कन्फाइंड एंड रिक्वायरमेंट्स वर लिमिटेड। जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादा नहीं थी और जो रिक्वायरमेंट थी वो भी लिमिट थी। मैन वॉज लिविंग इन फॉरेस्ट। जो इंसान था उस वक्त वो जंगलों में रहता था। शार्प स्टोन्स एंड वुडन पोल्स वर यूज फॉर हंटिंग। और वो क्या करता था कि शार्प स्टोन्स जो पैने पत्थर होते हैं या वुडन पोल्स लकड़ी के जो डंडे होते पोल्स होते हैं, डंडे होते हैं, उनको वो हंटिंग के लिए यूज़ किया करता था। और जो डॉग था, सबसे पहला जो जानवर पाला था इंसान ने वो था डॉग। डॉग बिकेम मैन्स असिस्टेंट। और जो डॉग था वो उसका सहायक था हंटिंग करने के दौरान। इन हंटिंग इन दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ये प्री हिस्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ग्रेजुअली मैन, धीरे धीरे जो मैन था उसने स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिकेट द यूजफुल एनिमल्स। डॉग के बाद उसने धीरे धीरे और भी यूजफुल एनिमल्स थे उनको पालना शुरू कर दिया। ही गेन यूजफुल थिंग्स लाइक मिल्क। और उनको यूजफुल चीज़ें मिलने लगी जानवरों से। वो था जैसे कि दूध हुआ, फ्लैश, लेदर, बोन्स एंड bones from the animals, and he led nomadic life to meet out the need of fodder for animals। और उसने nomadic life को अपना लिया एनिमल्स के जो फॉडर हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैन लिव्ड इन अ टेम्परेरी ड्वेलिंग। जो इंसान उस वक्त था वो टेंट को यूज़ किया करता था। टेम्परेरी ड्वेलिंग मतलब कुछ समय के लिए अपना तंबू वगैरह गाड़ दिया रहने के लिए, टेंट्स यूज करता था। इन द स्मॉल ग्रुप्स मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन बाय द इंसेमिनेटिंग सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान ने कल्टीवेशन करना शुरू किया। जब उसने देखा कि एक बीज है उससे एक यूजफुल प्लांट बन रहा है, और इस तरह से उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और ही स्टार्टेड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि उसको फर्टिलिटी गेन करने के लिए लैंड को खाली छोड़ना पड़ता था और कोई उस टाइम मॉडर्न टेक्निक तो थी नहीं जिसको वो अपना लेता और उसी लैंड पे खेती करता। तो ही स्टार्टेड विद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसने खेती करना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में मतलब ये इसका मतलब होता है कि पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, जंगल का एक थोड़ा सा टुकड़ा उसको साफ करके, और जो लकड़ी वगैरह जो काटते हैं, पेड़ काटते हैं, उसको वहीं जला करके, और उसकी जो एशेज हैं वो उसी सॉइल में मिलाते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और फिर वहाँ पर 2-3 साल खेती करके और उसको फिर 2-3 साल के लिए खाली छोड़ के और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या एग्रीकल्चर होता है। मैन फॉर्म्ड हट फ्रॉम स्प्रिंग्स, लीव्स एंड एनिमल्स स्किन्स टू लुक आफ्टर क्रॉप्स। अब क्या था कि जो मैन ने हट्स बनाना शुरू कर दिया, इसमें स्प्रिग्स, लीव्स, एनिमल स्किन्स को यूज़ किया उन्होंने, जिससे कि वहाँ झोपड़ी में रहकर वो फसलों की देखभाल कर सके और साथ में एनिमल्स को पाल सके। मैन इन्वेंटेड व्हील्स इन द नियोलिथिक एज। और मैन ने व्हील का इन्वेंशन किया नियोलिथिक एज के अंदर। नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज होता है। पुराने समय में जो पत्थर उसके हाथ में आता था उसी से शिकार करता था, लेकिन उन्हीं पत्थरों को शेप देने लगा तो वो नियोलिथिक एज आ गई। टिल दिस पीरियड मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स। और इस पीरियड तक इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। तो ये सारी चीज़ें, ये है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के। स्प्रिग मीन्स होता है टहनी, डाली या पेड़ से कुछ भी उसी लकड़ी वगैरह होती है उसको हम स्प्रिग बोलते हैं। तो हट बनाने लगा था वो किसका, स्प्रिग से। स्प्रिग मतलब टहनी, डाली या लीव से, और या एनिमल स्किल से। तो ये सब था आपका प्रिमिटिव पीरियड के दौरान। अब आया आपका सेकेंड, वो है आपका
एंशियंट पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आता है आपका एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड के अंदर ये जो पीरियड था ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट का पीरियड था, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनका डेवलपमेंट हुआ। ब्रॉड स्टेबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता आ गई। मैन्स बेसिक नीड्स वर बीन फुलफिल्ड इजीली, और मैन की जो बेसिक नीड्स थी वो अब आसानी से पूरी होने लगी। ये यूटिलाइज द स्पेयर टाइम, अब उसके पास समय बचने लगा और उसने अपने बचे हुए समय को दूसरे काम में लगा दिया, यानी कि उसने आर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्ग मेटल्स, और उसने स्ट्रॉन्ग मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज ये डिस्कवर हुए थे उस समय एंशिएंट पीरियड में। एंड फ्रॉम विच ही स्टार्ट मेकिंग यूजफुल आर्टिकल्स, और जिनसे कि वो यूजफुल आर्टिकल्स को बनाना उसने शुरू कर दिया था। इसके अलावा वेपन्स को बनाता था। कल्टिवेशन वॉज कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ प्लग एंड ऑक्सेस, और उस समय उसके बाद उसने खेती करना शुरू कर दिया था, हल जोतना, हल से और ऑक्स से। ही लर्नड इरीगेटिंग क्रॉप, उसने धीरे धीरे इरीगेशन करना शुरू करा। इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान और ये पीरियड कौन सा है, 2500 BC, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इंडस वैली। और 2500 BC के अंदर जो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो फली फूली, मतलब वो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ टाउन, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टाउन प्लानिंग का। आर्किटेक्चर कैन बी सीन एट एक्सकेवेशन साइट फॉर दिस सिविलाइजेशन, और ये हम देख सकते थे जो भी एक्सकेवेशन मिला है एक्सकेवेशन साइट पर इस सिविलाइजेशन के। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई जब की गई इस जगह पर, तो बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे कि पता चलता था कि उस समय ये जो था बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग सिस्टम था इनका, और आर्किटेक्चर भी बहुत ही अच्छा था। पिरामिड ऑफ इजिप्ट, और इन्हीं का सबसे अच्छा उदाहरण है पिरामिड ऑफ इजिप्ट। आर इंडिकेटर ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, ये इंडिकेटर है टेक्निकल एडवांसमेंट के इस पीरियड के। बिसाइड एग्रीकल्चर के अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी विकास हुआ बहुत तेजी से, रैपिडली। अर्बन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, जो अर्बन सिविलाइजेशन थी यानी शहरी सभ्यता थी वो फ्लोरिश हुई ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में। देन फिर आता है आपका मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड ड्यूरिंग ये जो समय था वो 600 AD से लेके 500 AD का समय था, और डाइवर्सिटीज़ पाई गई ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर, एनहेंसिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के दौरान जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन थे इसमें बढ़ोतरी हुई थी, खासकर यूरोप में। सिन्योरियल एंड फेडरल सिस्टम, Seigneurial and feudal systems was prevalent during this period, और इस पीरियड के दौरान सिग्नोरियल मतलब होता है लॉर्डशिप, या हम कह सकते हैं कोई पावरफुल व्यक्ति या कम्युनिटी, या फेडरल सिस्टम मीन्स होता है सामंतवादी प्रथा व्यवस्था। उस समय ये प्रेवलेंट हो गई थी, मौजूद थी। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो डेवलपिंग स्टेडली, और जो एग्रीकल्चर था वो भी बहुत तेज़ी से उसमें विकास हुआ। बिग सिटीज़ वो डेवलपिंग ड्यू टू ट्रेड, और बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप हुई थी ट्रेड की वजह से। इंक्रीजिंग एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट हुआ। ट्रेड वॉज डन बाय बार्टर सिस्टम, और जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होने लगा। बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय हम उसको बोल सकते हैं। वस्तु विनिमय मतलब होता है सामान के बदले सामान लेना, और बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का इस्तेमाल नहीं होता था उस वक्त, चीज़ के बदले चीज़ लेना वो बार्टर सिस्टम में होता था। तो ये बार्टर सिस्टम की जो प्रथा थी वो व्यापार में स्टार्ट हो गई थी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज ब्रॉड टू सिटीज़, और जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसको सिटीज़ के अंदर लाया जाता था रूरल एरिया से। अनफिनिश्ड गुड्स वर
ब्रॉड फ्रॉम सिटीज़, और उसके बाद जो तैयार माल था उसको सिटीज़ से रूरल एरियाज़ के अंदर पहुंचाया जाता था। इन यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुड नॉट फाइंड, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो नहीं पाया गया मच, बहुत ज़्यादा स्पेस ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस थॉट, क्योंकि उस समय रिलीजियस विचारों का अधिकार था, एंड ऑपरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, और जो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस थी उसको दबाया जाता था। इस वजह से यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं पाया गया ज़्यादा। इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड मूव टू डेवलप इन द पीक इन इंडिया। लेकिन इस पीरियड के अंदर कॉमर्स के अंदर, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज और ट्रेड इंडिया के अंदर ये पीक पर था, यानी ऊंचाई पर था। इंडिया लेड द वर्ल्ड इन दिस फेयर, और इंडिया ही पूरी दुनिया को इस फेयर के अंदर लेके आई थी, और इसी वजह से इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि उस समय इंडिया ही सबसे ज़्यादा उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। देन फिर आता है आपका मॉडर्न पीरियड। ये जो पीरियड था वो 15th सेंचुरी से टिल द डेट आज जो चल रहा है वहाँ तक, 15th सेंचुरी से आज तक का जो समय है उसको हम मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ऑक्यूपेशन रीच्ड एट ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन था वो हमेशा इस पीरियड के दौरान काफ़ी ऊंचाई पर है। मॉडर्न डेवलपमेंट, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस साइंड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो मॉडर्न डेवलपमेंट है या जो आधुनिक विकास है ह्यूमन ऑक्यूपेशन का, वो चमक रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, यानी शाइन मतलब चमकना या बहुत ही प्रकाशित होना। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, और इसी पीरियड के दौरान डिस्कवरीज भी होती हैं, इन्वेंशन भी हो रहे हैं, तो ये सारे मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है कि इसमें क्या हुआ था। ऑक्यूपेशंस थे वो ऊंचाई पर पहुंच गए पीरियड के दौरान, मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस का, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुआ। मैन बिगन टू प्रैक्टिस सेकेंडरी, अब जो इंसान था पहले वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा था, एग्रीकल्चर या फॉरेस्टिंग, माइनिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब मॉडर्न पीरियड में ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन को करने लगा था। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। टर्शरी एक्टिविटी कंपेयर टू प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में हुई थी? मॉडर्न एक्टिविटीज़ में हुई थी। मॉडर्न पीरियड में द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड इन दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बीन ऑपरेटेड बाय अनमैन्ड मशीन्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको बिना इंसानों के मशीन के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाने लगा। अनमैन्ड मशीन्स, हाई यील्डिंग सीड्स, और हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड एडवांस मशीनरीज यूज़ की जाने लगी। एग्रीकल्चर के अंदर फ्रॉम 19th सेंचुरी से एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग्स बिगेन टू बी प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव एंड कमर्शियल लेवल, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग स्टार्ट हो गया, इसकी प्रैक्टिस बिगन टू बी प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव एंड कमर्शियल लेवल पर होने लगा। ऑटोमेटेड मशीन्स रन करने लगी। वेरियस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन ओर, कॉपर, जिंक एंड लेड वर्स एक्सट्रैक्टेड, ये सारे जो मिनरल्स हैं उनको निकाला गया, खुदाई की गई इनके लिए थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी मिल गई डिफरेंट सोर्सेज की ऑफ एनर्जी। वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर, अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स थे उनको मैन्युफैक्चर किया गया ऑन एन एक्सटेंसिव सेल इन इंडस्ट्रीज। पीपल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, और जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, विच रीच द हाईएस्ट लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं डेवलपमेंट के, आर मोर इनटू
क्वाटरनरी, अब वो किस में आ गए हैं, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन के अंदर उनको इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब ये आपके 4th और 5th ये आपके आ जाएंगे एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो जितना आज मैंने समझाया उसको आप रिवाइज करेंगे, और कोई चीज़ अगर नहीं आती है समझ में आप तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो बना के डाल सकूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।